नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने परंपरा को याद दिलाते हुए उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि विधानसभा की पुरानी परंपरा को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खंडित किया गया, उसने ही परंपरा को बदला। परंपरा ये थी कि यूनानिमस निर्विरोध चुनाव अध्यक्ष का होता था। अध्यक्ष में इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। जब इनने परिपाटी तोड़ी तो कांग्रेस ने जवाब दिया, लेकिन ये पार्टी वैसे ही हो जाए तो इनको पहल करना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए। 23 में आपकी सरकार बनेगी तो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देंगे सर? निश्चित तौर पर उस स्थिति में देंगे कि ये अध्यक्ष के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा न करे, तो देंगे। जो परिपाटी के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है। कांग्रेस से, जब कांग्रेस ने कमलनाथ जी के सरकार के समय में परंपरागत रूप से एक व्यवस्था थी कि प्रतिपक्ष को उपाध्यक्ष का पद जाता रहा था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का खेल खेला और उसके कारण से प्रतिपक्ष को अवसर नहीं दिया, नतीजतन उपाध्यक्ष के पद पर जो परंपरा थी उस परंपरा को खंडित करने का काम कांग्रेस ने किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, उपाध्यक्ष पद को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही है, अभी पहली बार आज की बात नहीं है। ये हम देख रहे हैं, लंबे वक्त से इस पर बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। अब ये है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि उपाध्यक्ष हमारी पार्टी का बनना चाहिए। क्या लगता है इस पर, क्या बीजेपी विचार कर रही है कि यहाँ कर सकती है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि उपाध्यक्ष का जो पद है, क्या उसका चुनाव या चयन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो 2023 में तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हैं उसका ही वक्त आ जाएगा। देखिए, ये जो सियासत है इसके पीछे की वजह ये है कि आमतौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा की ये परंपरा रही थी, ये परिपाटी रही थी 2018 से पहले तक, कि जो अध्यक्ष का पद होता था वो सत्ता पक्ष के पास रहता था और जो उपाध्यक्ष का पद होता था वो विधानसभा के उपाध्यक्ष का वो विपक्ष के पास रहता था। लेकिन 2018 में ये परिपाटी टूटी और उसमें ये हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। कहा यह गया कि अध्यक्ष का जो पद था उसमें जब चुनाव हुआ तो वो निर्विरोध ना होकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इस वजह से तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं दिया, तब बीजेपी विपक्ष में थी। तो ये बात थी और ये आरोप दोनों एक दूसरे पर लगाते रहे कि उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था अध्यक्ष पद पे, इसलिए उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया और परिपाटी टूट गई। इसके बाद जब दोबारा से सरकार बीजेपी की आई, उपचुनाव हुए 28 सीटों के, और उसके बाद में ये बात हुई कि उपाध्यक्ष का पद अब किसके पास जाएगा, तो फिर वो राजनीतिक सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र आ गया है। हालांकि उपाध्यक्ष का पद पिछले काफ़ी वक्त से खाली है, लेकिन उस पर चयन नहीं हो पाया। अब कहा यही जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि कांग्रेस ने परंपरा तोड़ दी थी 2018 में, लिहाजा अब आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। तो ऐसे में क्या उपाध्यक्ष का पद भी अब भी विपक्ष के पास नहीं जाएगा? ये ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब शायद वक्त ही देगा। और क्या अब जो बजट सत्र आ रहा है उसमें क्या उपाध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा भी, क्या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बातें होंगी। जी चलिए शरद, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। लगातार अब कांग्रेस मांग कर रही है कि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के ही किसी को दिया जाए। आखिर उन्होंने ये परंपरा तोड़ी, अब फिर से वो परंपरा बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की यही तो आदत है, परंपराएं तोड़े वो। लगातार जो परंपरा बनी थी उसको तोड़ने का काम 15 महीने के शासन में करने वाले वो, और अब जब विपक्ष में आ गए हैं तो उनको परंपरा याद आने लगी है। कुल मिलाकर पदों पर बैठने की जो आदत है वो कांग्रेस की पुरानी है कि कैसे तो भी हो पदों पर बैठने की जुगाड़ हो। मुझे लगता है कि जो परंपरा तोड़ने का काम उन्होंने किया है तो कम से कम थोड़ी तो शर्म रखें और इस प्रकार की बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
और प्रदेश अध्यक्ष जी ये सब मिलकर तय करेंगे। भाजपा का नेतृत्व तय करेगा क्या करना है, किस प्रकार का निर्णय लेना है, तो उस प्रकार का निर्णय विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के पास में ये नैतिक और राजनीतिक दोनों हक नहीं बचा कि वो इस पद को लेकर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी उस दौरान की उठाकर अपने अकाइद में से दिखाई है, किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने बोल वचन उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर बोले थे, किस प्रकार से उन्होंने उस समय मर्यादाओं को भंग करने का काम किया था, कि किसी से छिपा हुआ नहीं हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस समय के बयान दिखाए जाने चाहिए, जिस मुंह से आज वो बात कर रहे हैं उसी मुंह से किस प्रकार की बयानबाजी होती रही है। जी चलिए रजनीश जी आप लगातार बने रहिए। अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अजय जी, पहले तो आपने परंपरा तोड़ी। परंपरा थी कि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के पास ही जाता है, पर ये परंपरा तोड़ी। उसके बाद अब आप बात कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष पद जो है कांग्रेस को दिया जाए। चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा आखिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश में शुचिता की राजनीति रही है। पिछले 30 सालों से सत्ता पक्ष का विधानसभा अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलता था। कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति न होकर अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष के लिए भाजपा को पद नहीं दिया गया। लेकिन अब जब फिर से सरकार बनी तो गिरीश गौतम जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इसलिए परंपरा भाजपा ने तोड़ी, वो झूठ ना बोले और अब परंपरा को फिर से बनाया जाए, शुचिता की राजनीति की जाए, उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को उपाध्यक्ष का पद दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चट भी मेरी और झूठ बोलने की राजनीति कर रही है, ये सब जानते हैं और प्रदेश की जनता भी देख रही है किस तरह से भाजपा की कोई रीति नीति सिद्धांत नहीं है, केवल पद के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम मांग करते हैं शुचिता बना के रखें, उपाध्यक्ष विपक्ष को दिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद आप लगातार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उज्जैन पहुंचे हैं सीएम शिवराज। शिव ज्योति अर्पण महोत्सव में शामिल होंगे। जी हां, रामघाट पर सीएम शिवराज हैं और दीप भी जलाएंगे। 21 लाख दियों से जगमग होगी बाबा की नगरी। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव आज मनेगा। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव मनाया जाने वाला है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन से शिव ज्योति अर्पण महोत्सव में सीएम शिवराज शामिल होंगे। रामघाट पर सीएम शिवराज दीप जलाएंगे। 21 लाख दियों से बाबा की नगरी जगमग होगी। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव होगा। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा की सीटों में जून में खाली हो रही है। सीएम ने भी स्थानीय को मौका देने की बात कही है। राज्यसभा जाने के कई दावेदार हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत का सार्वजनिक बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई है, तो वहीं सीएम ने चरणदास महंत के राज्यसभा उम्मीदवारी पर कहा कि यह फैसला आला कमान को करना है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में चरणदास महंत के नाम को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चरणदास महंत सरकार और कांग्रेस की कार्यशैली से दुखी हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ छोड़ना चाहते हैं। का संबंध है ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हाई कमान के ऊपर निर्धारित है और वो जो चाहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, उनका राज्यसभा में चयन होगा। मेरी इच्छा थी, इच्छा जताया हूँ, जताता रहूँगा। आप लोगों ने मेरी इच्छा को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है। मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। वो जरूरी नहीं कि मैं अभी करूँ, कि 5 साल बाद करूँ, कि 10 साल बाद करूँ। सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये तय करने का काम हाई कमान का है। तो कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो सारे
चीज़ का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। हम तो आग्रह करेंगे, मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष, बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद और वर्तमान विधायक और विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और शासन की कार्यप्रणाली से दुखी हैं और अब इसलिए वो छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, स्थानीयों को मौका देने की बात पर लगातार सियासत हो रही है। महंत ने दावेदारी ठोकी है तो वहीं अब बीजेपी भी घेर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है, मौका तो दे ही दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीट के लिए अभी से घमासान शुरू हो चुका है। ना तो अभी राज्यसभा की सीटें खाली हुई है, ना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन राज्यसभा का दावेदार कौन होगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी, किस किस आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात को लेकर सूबे में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल सूबे में सियासत इसलिए भी बढ़ी हुई है ऋतु, क्योंकि बीते दिनों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से स्थानीयवाद का वार चला, राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने इसमें भागीदारी निभाई और ये कहा गया कि स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। जो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कहीं ना कहीं उसे दरकिनार करती है, वो स्थानीय लोगों को मौका नहीं देती है। बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया, दर्जनों ऐसे नाम जारी किए गए जब प्रमुख पदों पे छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के जो लोग हैं वो आसीन है, ऐसे सूची जारी की गई। अब इसी बीच में लेके एक राज्यसभा की बातें निकल के आ गई कि राज्यसभा में किसकी दावेदारी होनी चाहिए, और इसी बीच में चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष है, बड़े नेता रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री तक वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो राज्यसभा में जाके एक बार सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ऋतु कि उन्होंने पहली बार ऐसा कहा हो, इससे पहले भी उन्होंने गाहे बगाहे इस बात को लेकर जिक्र किया है कि वो एक बार राज्यसभा में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर तमाम तरह के चुनाव लड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राज्यसभा। चलिए अवधेश, अब लगातार बने रहिए। अमित चुमनानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुद ही बेहद अमित जी, किस तरह से आखिर से देखते हैं, दावेदारी तो ठोकी गई है महंत जी द्वारा, उन्होंने इच्छा जताई है राज्यसभा जाने की, पर आखिर इस पर भूपेश बघेल का जिस तरह से बयान आया है उसे किस तरह से आप देखते हैं? एक दोहरा रवैया कांग्रेस की सरकार का सामने आता है। जब वो कुलपति चयन के लिए बात करती है तो वो राज्यपाल पर दबाव डालती है कि स्थानीय व्यक्ति का चयन होना चाहिए, लेकिन अगर वो खुद राज्यसभा सांसद का चयन करते हैं तो वो पंजाब के व्यक्ति का करते हैं जो कभी छत्तीसगढ़ आए नहीं, जिन्होंने शपथ पंजाबी में ली, जिनका छत्तीसगढ़ के लोगों से लेना देना नहीं है। और जब इस बात पर वो घिर जाते हैं तब वो ये कहते हैं कि आला कमान तय करेगा कि राज्यसभा सांसद कौन होगा। तो ये कांग्रेस सरकार जो 3 साल से छत्तीसगढ़ हितैषी होने की जो ढोल पीट रही है, या यहाँ के लोगों को अवसर मिले ऐसा बार बार वो मांग करती है, तो फिर छत्तीसगढ़ की बात आला कमान कैसे तय करेगा? पहला विषय तो ये है। दूसरा, माननीय चरणदास महंत जी एक प्रमुख पद पर हैं, अभी उनका कार्यकाल शेष है, लेकिन विधानसभा स्पीकर अगर ये कह रहे हैं कि मुझे इस दायित्व को छोड़ करके दूसरा दायित्व मिल जाए, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में जो कलह चल रही है उससे बहुत ही परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीति चल रही है उसमें जो काले छींटे कांग्रेस के नेताओं पे लग रहे हैं वो उन पर न लगें, और वो इस राजनीतिक जंतोदहद से दूर रहें और राज्यसभा सांसद बनकर के जो उनको काम करना है वो करें, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी स्पष्ट तो कांग्रेस को करना पड़ेगा इन बातों को। आप लगातार बने रहिए। घनश्याम राजू तिवारी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, क्या वाकई में ऐसा बीजेपी का कहना है, क्या महंत जी परेशान हो चुके हैं नीतियों से विधानसभा में और छत्तीसगढ़ में, इसलिए राज्यसभा की ओर रुख करना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अंतर्यामी बनने की कोशिश ना करे। सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और वरिष्ठ नेताओं में से 11 चुनाव उन्होंने लड़ा है और विभिन्न पदों पर रहे हैं, जैसा अमित जी भी बता रहे थे और आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। निश्चित तौर पर हर किसी को राजनीतिक जीवन में हर वो अवसर की एक अपेक्षा होती है और उस अपेक्षा को उन्होंने सामान्यता उन बातों को कहा है, और ये पहली बार नहीं, उससे पहले भी उन्होंने अनेक बार अपने निजी इंटरव्यू में भी इन बातों को कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों पर बटी है। वो अपने अंदर तो झांकती नहीं है,
और प्रदेश में हो रहे इस प्रकार की हलचलों पर टिप्पणी करने में जरा भी देरी नहीं करती। ये छत्तीसगढ़ है जहां पर सिटिंग सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काट के डॉक्टर रमन सिंह जी अपने पुत्र को टिकट देते हैं। तो ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में ये परिपाटी नहीं है। निश्चित तौर पर हम एक राष्ट्रीय दल है, हमारे यहाँ संगठनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके आधार पर चयन होता है और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत ज्यादा विशेषाधिकार नहीं रखती और अंतर्यामी तो बनने की वो कोशिश ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। मुरैना में अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस को यहां से राइफल कट्टे बरामद हुए हैं, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, साथ ही हथियार बनाने की मशीन भी मिली है। ये कारखाना प्रेमपुरा इलाके के घर में चल रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कल सूचना मिली प्रेमपुरा पे जो है आरोपी अपनी मड़ैया में जो है काफ़ी समय से अवैध कट्टे का निर्माण कर रहा है और बिक्री वगैरह भी करता है। तो कल उस पर से पुलिस फोर्स ने दबिश दी थी, उस पर 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं प्रेमपुरा से और उनसे जो है 12 बोर का एक कट्टा है, 315 बोर की कट्टा है, एक राइफल है और हथिया है और राउंड है 12 बोर के, 315 बोर के और कट्टा बनाने का सामान वो भी जब्त किया है। उनके दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है, आखिर अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? कहां से तार जुड़े थे, कहां से हथियार लाते थे और ये जो कारखाना है कब से संचालित हो रहा है? ऋतु, ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस पूछताछ कर रही है। ये पोरसा थाने के प्रेमपुरा इलाके का मामला है और 2 आरोपी पकड़े हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कल के एक प्रेमनगर में एक घर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और जिसमें कुछ हथियार निर्माण कर भी लिए गए हैं। पुलिस ने वहाँ उस ठिकाने पर जब दबिश दी तो 2 लोग मिले भी जो हथियार बना रहे थे, साथ ही 5 तैयार हथियार मिले। जो कहा जाए तो 2 राइफल थी जो हैंडमेड थी और 3 कट्टे, जिंदा कारतूस और अन्य रॉ मटेरियल भी प्राप्त हुआ है और इलेक्ट्रिक मशीन, वेल्डिंग मशीन और कुछ रॉड जिनसे नाल बनाई जाती है अवैध हथियारों की, वो भी बरामद हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 5 से 15 हजार रुपए की कीमत में ये अवैध हथियार बदमाशों को बेचते थे और पुलिस ने अभी कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस को जो अभी पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है उनके घर पर दबिश भी दे रही है। आगे पता चलेगा। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोंडा गांव में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए कीमत की गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। गांजे के साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। जिस ट्रक से गांजे की तस्करी की जा रही थी, पुलिस ने उस ट्रक को भी जब्त किया है। तो वहीं धमतरी में पुलिस ने 17 लाख रुपए की कीमत का 97 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी से एक कार भी जब्त की गई है। और अधिक जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, शिकंजे में आ गए हैं नशे के सौदागर, आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आ पाया है? देखिए रेणु, एक चीज़ बता दूं कि ये पुलिस के बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। जो अवैध नशे के कारोबार हैं उनके खिलाफ में जिस तरीके से 2 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है और बाकायदा इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए नारियल के अंदर में नारियल के ढेर के नीचे में गांजा को बोरे में भरकर रखा हुआ था।
तो पुलिस अभी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक जो बात सामने आई है कि अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है और ये आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर दिल्ली और हरियाणा जा रहे थे। और पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, तो 2 महीने बाद, करीब 2 महीने बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ में लगातार सावधानी बरत रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।